शुरुआत मैं करना चाहूंगा केपी मलिक सर से। केपी सर, ये जो सब कुछ चल रहा है, हम देख या पा रहे हैं जिस तरीके का परिदृश्य है, साम नाम दंड भेद की बातें हम करते हैं, और इस समय बिहार यक्ष प्रश्न है मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए। और जो चुनौतियां हैं वो है कि विपक्ष तो चुनौतियां दे ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाद में करूंगा, लेकिन घर की चुनौतियां वो भी कम नहीं है। आपको लगातार बहुत सारे मोर्चों पर लड़ना पड़ा। भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला भी एक मोर्चा खोला हुआ है जिसमें संघ ने कहीं एक सीधी चुनौती दी हुई है, तो उस पर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन ये जो असम में जो कुछ हुआ, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। ये जो ब्लू व्हाइट बॉय, संघ में भी चिंताएं हैं और संघ को आप बहुत करीब से जानते हैं, आप खूब खबरें करते हैं, तो सब पर एक शुरुआती नोट केपी मलिक सर। देखिए संजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप 2024 के बाद देखें, भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजें हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। और मोदी शाह वो श्याम धाम दंडभेद की बात करें, एजेंसियों की बात करें, कुछ भी करें, आज वो बैकफुट पे दिखाई देते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं। जब हम और आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं चैनल पे, तो राजस्थान में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह जी, और वो कागज पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं कि भजन लाल शर्मा की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। भजन लाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री ना आज तक देश में बने हैं और ना आगे बनेंगे, मुझे लगता है। और उनकी उपलब्धियां गृह मंत्री वहां खड़े होकर गिनवा रहे हैं, और लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं कि कह क्या रहे हैं। ये स्थिति है। अब आप जो आसाम की बात कर रहे हैं, हेमंत शर्मा की बात कर रहे हैं, खुद हेमंत शर्मा और बाकी लोगों को ये एक अंदाजा था कि हेमंत शर्मा कांग्रेस से भाजपा में जाके मजबूत होके उभरे हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं, और आज एक उन्होंने रुतबा और एक जज्बा उन्होंने पा लिया है। और कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वो अपना पूरा तामझाम लेके कांग्रेस में भी जा सकते हैं। इस बात को बखूबी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, और कांग्रेस के कुछ लोग भी इस तरह की बात मान रहे हैं। लेकिन मैं अगर पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को देखूं, खासकर मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं 2024 के बाद, जिस प्रकार से राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बदली है, जिस प्रकार से राहुल गांधी के कई सारे नतीजे हमने देखे हैं, उनके निर्णय हमने देखे हैं, तो मुझे इस बात पे थोड़ा संशय होता है कि वो पुराने लोगों को वापस लेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं, वो शायद अभी बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, कि नीतीश कुमार जी ने, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा के रिजल्ट के बाद इच्छा जताई थी कि वो गठबंधन में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से बात करूंगा और राहुल गांधी मुझे फोन करें। राहुल गांधी ने ना उनको फोन किया, और राहुल गांधी ना उनसे मिले, वो दिल्ली तक भी आए। और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे मिलने की कोशिश पटना में कर रहे थे, उनसे वो मिल नहीं रहे थे क्योंकि वो समय काट रहे थे और वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का ये इतना बड़ा निर्णय है, और कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार से वो बात कर लेते तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भी आ जाते। और आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इनको रसातल में जाने दो और माहौल बनने दो। अभी देखिए, मैं एक चीज और आपको बताता हूं, पिछले कई महीनों से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर कांग्रेस चाहे तो कल सुबह सरकार कांग्रेस की बन सकती है, या कांग्रेस जिसको पीएम बनाना चाहे बना सकती है। आज परिस्थितियां ऐसी देश में हो गई हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से बिहार में माहौल चल रहा है, जो चुनाव आयोग का हथकंडा आप प्रयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आहत चंद्रबाबू नायडू भी हो गए हैं। उनको भी समझ में आने लगा है, ओहो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए जो महाराष्ट्र में हुआ है और अभी नीतीश कुमार का हाल हुआ है, कल को मेरा भी तो नंबर है। वो तो राहत इंदौरी बताते थे ना आपके, कि भाई अभी जो है आप देख रहे हैं, कल को यहाँ खाली अकेला हमारा घर थोड़ा ही है, आएंगे जद में सबके घर। तो अब जब आप बाकी लोगों को देख रहे थे निपटते हुए, तमाशबीन बने हुए थे, तब तो आप ताली बजा रहे थे। अब आप ही की थाली बजने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अब इन लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं।
हालांकि मैं एक चीज और देखता हूं, अगर आप छोटा सा अंत में खत्म करता हूं, प्लीज कि अगर जिस प्रकार से शिंदे मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो उप मुख्यमंत्री हैं आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि नीतीश कुमार को भी हम इस प्रकार से प्रलोभन दे लेंगे और कह देंगे कि आपका तो चलिए मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय आ गया है, आपके बेटे को हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्री बना देते हैं, इस शर्त पर मुख्यमंत्री ये मान जाए। लेकिन नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा नाम भी घोषित नहीं कर रहे हैं, कोई योजनाएं नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई सीट शेयरिंग की बात मुझसे नहीं कर रही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परेशान है, और नीतीश कुमार इस बात को लेकर चिंतित भी दिखाई देते हैं कि अंत में होगा क्या। तो नीतीश कुमार यहाँ फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार चुनाव से 2 महीने पहले अगर पलटी मार जाए तो हमें कोई हैरानी नहीं होगा, क्योंकि आज परिस्थितियां बहुत विकट बनी हुई हैं बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी जानती है, समझ रही है कि उसको इतनी आसानी से बिहार में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मलिक सर, आपने सुन लिया, आपने, दिनेश जी ने बहुत सारी चीजें कह दी, और देखिए हम सुन रहे थे, अगर हम जाएं 14 से लेके और 19 तक और बाद तक, जीजा जी भी उसमें आते थे और कितनी बातें होती थी, कौन सा भ्रष्टाचार किया, और आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। हम देखते हैं बीजेपी केवल, वो कहते हैं झूठ बोलो, ताकत से बोलो, तेजी से बोलो, बार बार बोलो। हम मध्य प्रदेश में उदाहरण है कि दिग्विजय सिंह जब सत्ता में होते, जब बाहर की, तो 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे, एक आज तक सिद्ध नहीं हुआ। अब तो यहाँ 21 साल में अधिकांश समय, वो 1.5 साल, मतलब 15 महीने छोड़ दीजिए कमलनाथ के, आप हो कुछ नहीं कर पाए, और यही स्थिति देश में है। ओवरऑल जो सीन है, और अभी जो बात कर रहे थे हमने, आपने मलिक साहब बात की है कि जो झंडे वाला जो बना है, वो जो केशव कुंज, क्या उसमें भव्यता है, क्या दिव्य भवन है वो जो यही चने फुटाने खाने वाले और साइकिलों पे घूमने वालों का वो भवन, तो सब हर और भांगी भांगे। लेकिन ये जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जो पिक्चर है, तस्वीर है, कार्ड से अभी आपने सुन लिया तेजस्वी यादव, किसी भी हद तक जाना है, तो ये जो सब चल रहा है, अब केवल विपक्ष कि अब जनता भी कहीं और ज्यादा सशक्त तरीके से सामने आए, तब जाकर बात बनेगी। केपी सर, देखिए संजीव जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ की आप बात करें, ये सब समझ चुके हैं कि अब पनघट की डगर बहुत कठिन है। जिस प्रकार से ये चुनाव से पहले कह रहे थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, बड़ी लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी थी। नंबर 1 पे तो वाड्रा का नाम था, वो तो आज तक जेल गया नहीं। आप कह रहे थे कि गुड़गांव की सारी जमीन, हरियाणा की सारी जमीन हुड्डा बाप बेटे ने बेच दी है, वो भी जल्दी जेल जाएंगे, वो भी गए नहीं। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो जेल गए नहीं। अब वो भ्रष्ट है नहीं है, उस पर मैं नहीं जा रहा, वो भ्रष्ट हैं, आपने कहा था, और भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ आरोप हैं, तो जेल जाए वो। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब बेल पे हैं। हेमंत शर्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि हेमंत शर्मा जी से दूध का धुला कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, अब वो इनको बता रहे हैं कि भाई आप जो है बेल पे। अरे तो बेल पे क्यों है ये, इनको जेल भेजिए आप जल्दी, आप तो पावर में हैं, आपके तो आका जो है वो तो देश के गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं जेल भेज रहे आप इनको, वो नहीं भेजे। बात यह है कि जिस प्रकार से देश में आज चल रहा है और भेड़ें इनके पीछे लगी हुई है, वो भेड़ तो समझेगी नहीं। लेकिन जिस एक तबके की बात हम कर रहे हैं, जिसको हम नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट के नाम से जानते हैं, वो बड़ा जल्दी समझता है और उसकी समझ में धीरे धीरे आने लगा है। अभी दिनेश जी एक बात का जिक्र करके गए हैं कि चाहे वो केचुआ हो और चाहे वो दूसरी संस्थाएं हो, उनके अधिकारियों को यह एहसास हो चला है कि सत्ता कभी भी बदल जाएगी। और मेरे पास इंटरनली कई सारी ऐसी सूचनाएं हैं, जो अधिकारी फाइलों पर कुंडली मार के बैठ गए हैं और ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, वो हिलने रहे हैं। आप ऑफ द रिकॉर्ड फोन करोगे मुझे तो मैं नाम भी बता दूंगा, जगह भी बता दूंगा, और बहुत मुख्य स्टेट भी बता दूंगा। दूसरी आपकी जो वहां तक पहुंच और पकड़ है, मुझे जानकारी है जी, प्लीज कंटिन्यू। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्योंकि नौकरशाह का जो हम बात कर रहे हैं, आप भी जानेंगे, नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन समझ जाएंगे आप। एक नौकरशाह कांग्रेस के जमाने में खूब भाजपा का विरोध करते थे,
आरएसएस को बताते थे आतंकवादियों का संगठन है, अर्बन नक्सलवादी बताते थे, भगवा आतंकवाद बताते थे, और वो क्या हुआ? मोदी सरकार में 10 साल चांदी काटी उन्होंने, कैबिनेट मंत्री बन के। तो यही तो नौकरशाह थे। तो इसलिए, और इन्होंने तो जो है कांग्रेस में अगर कोई घोटाला घपला हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, उसकी सूचनाएं उन्होंने ही तो पहुंचाई, तभी तो वो मंत्री बने। नहीं तो यहां तो बेचारे जो 7-7 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पूरा जीवन कारपेट बिछाते हुए, कुर्सी बिछाते हुए उनको हो गया, और सांसद भी बन गए, उनका मंत्री में नंबर आ नहीं रहा है। और वो सज्जन जो है पावर में आके पावर मंत्री, पावर कुछ, सब कुछ पावर ही हो गया उनका। तो ये कैसे हुआ? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि धीरे धीरे नौकरशाहों को समझ में आने लगा है, इसलिए रफ्तार बहुत ढीली है। और मैं, आप कुछ भी कहिए कि ये कुछ भी आदेश दे लें, तेजस्वी ये बताएं कि 35 लाख वोट कट रहे हैं, 3.5 करोड़ वोट कट रहे हैं, कितने भी कटे, इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी। हाँ, कुछ मंदबुद्धि नौकरशाह भी हैं या छोटे अधिकारी हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा या लेट आएगा, वो भी समझ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भैया करंट कमजोर होता जा रहा है, और कब करंट चला जाएगा, कब बिजली भाग जाएगी, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए परिस्थितियां ऐसी बना के रखो कि अगली सरकार का भी हम सामना कर लें। तो अब ये धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। आप ये देखिए कि मैं लगातार आपके चैनल पे कहता था, मैंने कहानी भी सुनाई थी कि जंगल का शेर उत्तर प्रदेश में पहुंचा और वो कुएं में गिर गया, और फिर वहां जो है उस कुएं के पास एक साधु बाबा आए, और वो साधु बाबा को कह रहा मुझे बचाओ। तो साधु बाबा ने कहा अगर मैं शेर को बचाऊंगा तो ये मुझे बाहर आके खा जाएगा। तो साधु बाबा समझदार थे, शेर को कुएं से निकालने के लिए उनको 80 डंडे की सीढ़ी चाहिए थी, लेकिन बाबा ने 40 डंडे की सीढ़ी कुएं में डाल दी कि शेर बच भी जाएगा पानी से और बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मुझे खाएगा बाहर निकलेगा तो। और वो जो हमारी कहानी थी, लगातार हम चैनलों पे कह रहे थे, वो सच साबित हुई। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आवाजें अंदर से आने लगी हैं। राहुल गांधी, मुझे नहीं पता वो कौन ज्ञान दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति आज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके चल रहे हैं कि ये जो मामला है, विपक्ष इसको खत्म नहीं कर पाएगा, ये अंदर से ही मामला खत्म होगा। और उसकी एक परिणति हम देख रहे हैं संघ और भाजपा के द्वंद्व के रूप में। आज हम और आप जो देख रहे हैं, हमारे ऊपर कितने सारे लोग आरोप लगाते हैं, अरे नहीं नहीं यूपी का और दिल्ली का बहुत अच्छा रिश्ता है, योगी जी का और शाह का, वो दिख गया 24 में। आज मैं कह रहा हूं कि संघ के और भाजपा के रिश्ते बहुत ज्यादा तल्ख हो चुके हैं। एक तो तल्ख हो चुके हैं, एक ऐसे हो चुके हैं अगर आमने सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। वो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आमना सामना नहीं हो रहा है, इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। आपको एक नई चीज दिखाई देगी जो आप आश्चर्य करेंगे, अरे ये क्या होंगे, इस तरह की चीजें कुछ बहुत जल्दी। मैं आपको सवाल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं जी के पास आने के पहले, क्योंकि आपने बात की कि केंद्रीय जो मंत्रालय वहां की फाइलों का आपने कहा कुंडली मार के अफसरान बैठ गए। लेकिन जो आपका प्रिय जो वो है जिसपे आप बहुत निगाह नजर रखते हैं और आप बार बार ब्रेक करते हैं खबरें, संघ उस फाइल पे बैठा हुआ है, या मोदी जी कहाँ है वो फाइल जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली फाइल? लग रहा था कि देखिए उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया था, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह साहब, की ये जो संसद का जो वर्षाकालीन सत्र है उसके पहले नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और मुझे जो मतलब जैसे प्रक्रिया जो बनी हुई है, जिसको कि केवल औपचारिकताएं पूरी करनी है, सप्ताह भर का वक्त तो कम से कम चाहिए। आज 17 जुलाई हो चुकी है, तो क्या ये जो बचे हुए दिन है संसद का जो आने वाला सत्र है, उसके पहले संभावनाएं देख रहे हो? फाइल रुकी कहाँ है, उस पर एक रोशनी डाल दीजिएगा आप, फिर मैं जाऊंगा जोशी जी के पास। देखिए संजीव जी, अगर आप देखें, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, अभी 2 दिन पुरानी खबर है ये, उन्होंने ये कहा है कि इनकी तरफ से ऑफर संघ को दिया गया है कि हम संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाएंगे, उनको केंद्र में मंत्री बना देते हैं एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की जगह, और धर्मेंद्र प्रधान को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। संघ इस बात को नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि हम कोई डमी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, नंबर 1, और संजय जोशी सिर्फ और सिर्फ संगठन में रहेंगे। ये जिद है कहीं ना कहीं संघ की। तो इसलिए आप देखेंगे
कि संघ शांति से बैठा हुआ है। दूसरी चीज आपको ये माननी होगी, क्या संघ भी चाहेगा कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए? तो वो इस तरह की परिस्थितियां नहीं लाना चाहता है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 11 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उन्होंने संघ के लगभग 99% एजेंडे को लागू किया है, सारी चीजें की हैं। अभी आप ही चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक एसी के लिए चंदा इकट्ठा होता था, वहां 10-10 करोड़ के एसी लग रहे हैं। बिल्डिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ये 5 स्टार जो आपके ऑफिसेज बन रहे हैं, 5 स्टार आपका रहन सहन हो गया है, तो कहीं ना कहीं संघ भी उसको एंजॉय कर रहा है। तो संघ में भी एक ऐसी बड़ी तादाद है जो कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। और वो जैसे नीतीश कुमार आज घिरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि मैं अगर कोई निर्णय लूंगा तो कहीं मेरे लोग टूट के ही आधे आधे इधर आधे उधर ना हो जाए और मैं अकेला खड़ा रह जाऊं, कहीं वो शोले वाली असरानी वाली स्थिति ना बन जाए। क्योंकि जैसे ही पार्टी टूटेगी, आधे आरजेडी व लालू के साथ चले जाएंगे और आधे भाजपा में चले जाएंगे। तो यहां भी संघ के जो प्रमुख हैं उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि संघ ही टूट जाए और लोग भाजपा ज्वाइन कर लें, क्योंकि मलाई तो भाजपा में ही है, संघ में तो कुछ है नहीं चटाई बिछाने के अलावा। और चटाई बिछाने की मानसिकता के जो लोग संघ में हैं उनकी तादाद आज थोड़ी कम हो गई है। तो ये संघ को भी भली भांति जानकारी है, इसलिए वो बड़ा फूक फूक का कदम रख रहे हैं। लेकिन संघ संघ है, वो क्योंकि ऐसा हथौड़ा एक ही बार में मारेगा कि इनके जो चल रही है 100 सुनार की, उनकी एक लोहार की होगी। और बहुत जल्दी ये होने जा रहा है, आपके सामने बहुत जल्द होगा। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसे आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सेशन के पहले हो जाए, मुझे संभावना कम लग रही है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले हो पाएगा। ये धीरे धीरे टाल रहे, नए नए शगुफे दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, नया शगुफा आ गया कि भाई आप उनको यहाँ बना दीजिए। संजय जोशी को जो आप 2008 से बाहर रखे हुए हैं, एकाएक एचआरडी मंत्री बनाने को तैयार हो गए हैं, इसका मतलब आप घबराहट में हैं और संघ मान चुका है कि आप दबाव में हैं, इसलिए वो और दबाव भी बनाएगा।